स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होना है जो कि क्लास 11th का आपका आगे तक का डिसाइड कर देगा कि आपको क्लास 11th कितनी पसंद आने वाली है। असल में ये वो हमारे पास टॉपिक है जो हम लोगों ने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था। अगर याद आ रहा हो तो चैप्टर 8 में हम लोगों ने सेल थ्योरी नाम का हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक स्टडी किया था, जहां पर हम लोग ने ये देखा था कि आपस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपस ये तो पता लगा लिया था कि एक सेल एक स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो है, बट बाद में उनकी सेल थ्योरी को सपोर्ट करने जब उनके ऊपर क्वेश्चंस होने लगे कि सेल्स आते कहां से हैं, तो रुडोल्फ वर्चो ने उनकी सेल थ्योरी को फर्दर सपोर्ट किया और ये कहा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। ये कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस कोट है हम लोग का चैप्टर 8 से। आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं नीट के एग्जाम में। तो वो जो चीज है जो रुडोल्फ वर्चो ने ये कह तो दिया कि ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये कैसे होता है? तो वो इवेंट है हमारे पास सेल साइकिल। असल में क्या है, जैसे कि आप लोग भी क्लास 11th में अब एनरोल हुए हैं, आप सब लोगों ने बायोलॉजी ली है एंड आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं आगे, और आपको मालूम है कि डॉक्टर बनने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम आपका होने वाला है क्लास 12th के बाद, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज योर नीट एग्जामिनेशन विच विल गेट यू एनरोल्ड इन योर ड्रीम कॉलेज। तो अब आपको मालूम है कि क्लास 11th में एनरोल हुए हैं और 12th के भी एंड में जाके आपका जो है एग्जाम होना है, बट प्रिपरेशन आपको आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ। तो ये प्रिपरेशन जो इतना बड़ा फेज है, तो उसी तरह से एक सेल की भी एक्टिविटी होती है। जब एक सेल डिवाइड करता है तो वो अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाता है, किस तरह से वो प्रिपेयर करता है, तो वो चीज हम लोग को यहां पर देखनी है। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि सेल साइकिल किस वे में बिहेव करती है, कैसे वो परफॉर्म करता है। हमारे पास एक सेल साइकिल स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला कि सेल साइकिल क्या है, कि सेल साइकिल असल में हुई क्यों रही है सेल साइकिल। तो सबसे पहली चीज देखिए, सेल साइकिल के एंड में हम लोग जो इवेंट ऑब्जर्व करते हैं दैट इज सेल डिवीजन। तो हम लोग सबसे पहले ये स्टडी करते हैं कि व्हाई डू वी नीड डिवीजन एट ऑल, हम लोग के बॉडी के अंदर सेल्स को डिवीजन चाहिए ही क्यों। ठीक है, फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक सेल डिवाइड कर क्यों रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग क्लास 10th की ही बेसिक नॉलेज को हम लोग आगे प्रोपागेट करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज हमारी सब ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, जो कि आप लोग चैप्टर 1 में भी पढ़ते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ इंटरनल होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। तो ये इंट्रिंसिक ग्रोथ किस वजह से होती है? बिकॉज योर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ये सेल डिवाइड कर रहे हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग। इस कारण से हम लोग बॉडी में जो है ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज मतलब बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, दैट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ तभी हो सकती है जब सेल साइकिल और डिवीजन बहुत अच्छे रूप से हो जाए। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो इट मस्ट बी रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी थ्रू आउट द लाइफ में बहुत सारे सेल्स डेवलप करता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स डेवलप करता है, एंड इनफैक्ट उनसे ज्यादा वो खोता भी है। अब ऐसे केस में अगर आपकी बॉडी के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अगर सेल्स का लॉस हो रहा है तो हमें उसे रिप्लेनिश करना होता है। उस चीज के लिए भी सेल साइकिल एंड डिवीजन इज इंपॉर्टेंट। देन द थर्ड पॉइंट वुड बी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब देखिए जब हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, तो प्लीज इसको माइटोसिस मियोसिस मत समझिए। अभी सिर्फ इतना समझिए कि मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, दोनों में ही हम लोग क्या देख सकते हैं, एक्टिविटी देख सकते हैं रिप्रोडक्शन की। जैसे एक एमीबा जो कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो कि बहुत ही सिंपल एनिमल है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग एक स्पेशल तरह का सेल डिवीजन देखते हैं, जिसको बोलते हैं एमाइटोसिस, जिसके थ्रू वो डिवाइड करता है और वो अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करता है, नंबर सस्टेन करता है। और ह्यूमंस का तो आप लोग जानते ही हैं कि ह्यूमंस अपने क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करने के लिए एक स्पेशल तरह का सेल डिवीजन करते हैं जिसको कहा जाता है मियोसिस। तो वो भी हम लोग यहां पर ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन सवाल पूछे जाएं कि सेल साइकिल एंड डिवीजन क्यों जरूरी होता है, तो फर्स्ट थिंग विल बी ग्रोथ, देन रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, देन रिप्रोडक्शन, एंड आगे हम लोग जो एसोसिएटेड पॉइंट्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज ये है हमारे पास कि सेल डिवीजन का बेसिस है क्या। एक सेल कब प्रिपेयर हो जाता है, वो ये सोचने लगता है कि यार अब टाइम आ चुका है, अब मेरे को डिवाइड कर लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज यहां पर क्या होता है कि सेल के अंदर आप लोग जानते हैं ये एक सेल है, सेल के अंदर हमारे पास एक इंटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, मतलब अच्छे से कंपार्टमेंट्स बटे होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि बीचों बीच न्यूक्लियस होता है एज इन द केस ऑफ एन एनिमल सेल, एंड प्लांट सेल्स में आप लोग को थोड़ा बहुत मालूम होगा कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल विच इज स्टोरिंग द सैप, थोड़ा सा जो न्यूक्लियस होता है पेरिफेरल साइड पे होता है। इस केस के लिए भी हम लोग जैसे हमने सामने एनिमल सेल बनाया, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मिलता है वी कॉल इट न्यूक्लियोप्लाज्म।
क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियो जो शब्द है यहाँ पास, हम लोग इसको जब अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग कैरियो बोलना शुरू कर देंगे। कैरियो इज द ग्रीक एंड लैटिन टर्म फॉर दैट। कैरियो मींस न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो जो बाहर का यहाँ पास सेपरेट इन्वायरमेंट है यहाँ पास न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर का, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटन इसका मतलब होता है सेल, तो प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य, मींस फ्लूइड। तो ये दो फ्लूइड हमारे पास हैं, एक है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक है साइटोप्लाज्म। अब आपको मालूम है कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। अभी ब्रेन, आप लोग एक चीज समझते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन बहुत ही एफिशिएंट है, हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर लेता है। बट सोचिए अगर एक ही ब्रेन पे हम लोग दो बॉडी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें या कंट्रोल करने की कोशिश करें, नो दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। तो सेम वे में हमारे पास जब यहाँ पर सेल ग्रोथ कर रहा होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज भी इंक्रीज करती हैं, उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी इंक्रीज होता है। ऐसे केस में एक अकेले बेचारे न्यूक्लियस के लिए ये सारी चीजें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या करा जाता है यहाँ पास? सेल डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहली चीज हम लोग जो देखेंगे दैट इज व्हाई सेल डिवीजन इज डन। तो हम लोग सबसे पहली चीज लिखेंगे कि इट इज बिकॉज ऑफ द डिसबैलेंस। किसका डिसबैलेंस हुआ है? बिटवीन किसके किस में हुआ है यहाँ पास? पहले तो है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की वॉल्यूम, तो इस न्यूक्लियस की वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस छोटा n, और हम लोग देखेंगे बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो Vc। तो इन Vn बाई Vc के जो बीच में जो डिफरेंस आ जाता है यहाँ पास, जो प्रॉब्लम कॉज करता है, दिस इज व्हाई सेल डिवीजन हैज टू टेक प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग ये चीज अपनी कॉपी में मेंशन कर लें। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स व्हेन गेट डिस्टर्ब्ड द सेल साइकिल हैज गॉट अ ट्रिगर, सेल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग का टॉपिक उठता है कि कितने तरह से एक सेल डिवाइड कर सकता है। अब हम लोग देखिए सेल तो बहुत तरह से डिवाइड कर सकता है, आपको मालूम है आपस, और हम लोग को क्योंकि देखिए हम लोग नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम लोग को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। बट आप कृपा करके सब लोग एनसीईआरटी को गीता की तरह रीड करें, बहुत रिलीजियसली रीड करें, क्योंकि एनसीईआरटी को अगर आपको मैं एक ट्रिक बताऊं कि आप लोग 360 में 360 स्कोर कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग एनसीईआरटी एंड दैट टू थरोली, तो आप लोगों को कवर टू कवर एक एनसीईआरटी 50 बार पढ़ी हुई होनी चाहिए। अब 50 बार का मतलब भाई ये नहीं है कि आप लोग लेके बैठे कह रहे भैया ने बोल दिया है, सर ने बोल दिया है तो आज ही 50 बार सारा आगे से लेके पीछे, नहीं भैया नहीं, आपको एक एक टॉपिक कम से कम 50 बार पढ़ा होना चाहिए, उसके अंदर के न्यूएंसेस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आपस, तो थोड़ा बहुत हम लोग जो है एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो वो भी आपको हेल्प करेगा क्लास 12th में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, टाइप्स, कितने टाइप्स का सेल डिवीजन हम लोग यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला सबसे सिंपलेस्ट टाइप से स्टार्ट करें। सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास होता है ए माइटोसिस। ए माइटोसिस। देन जो दूसरा हम लोग को देखने को मिलता है इट इज जस्ट सिंपल माइटोसिस, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल या नॉर्मल माइटोसिस, जो हम लोग देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस। माइटोसिस आपकी बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो सारे ही सोमेटिक सेल्स में, सारे ही बॉडी सेल्स में होता है। वेयर एज जो लास्ट टाइप का डिवीजन है विच इज वेरी यूनिक एंड इट इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस, तो मियोसिस जो है इसमें मियोन का मतलब होता है हाफ एंड सिस मींस स्टेट, तो इट इज अ स्टेट वेयर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल गेट रिड्यूस्ड। तो ये आप लोग ने पढ़ा है क्लास 10th में, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तुमको याद आ रहा होगा, हम लोग पढ़ते थे लाइफ प्रोसेस के बाद एक चैप्टर था हमारे पास जहां पे हम लोग जेनेटिक्स डिस्कस करते थे, तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट था, वहां पे कहा जाता था हमारे पास कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होना चाहिए। और कैसे होता है? बिकॉज ऑफ मियोसिस। तो स्टार्टिंग विथ ए माइटोसिस इटसेल्फ, आइए ए माइटोसिस देखते हैं। देखिए ए माइटोसिस जो है हमारे पास यहां पर हम लोग को किसी स्पेशल तरह के अपैरेटस की नीड नहीं होती है, तो ये एक कैटेगरी में आता है जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट डिवीजन कैटेगरी। इट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट डिवीजन। वेयर एज माइटोसिस एंड मियोसिस, यहां पर हमारे पास फेजेस होते हैं, यहाँ पहले हम लोग को जो है मार्क्ड फेजेस देखने को मिलते हैं, तो दिल कम अंडर द फेज ऑफ इनडायरेक्ट डिवीजन। तो सबसे पहली चीज आप लोग को लिख लेनी है कि डायरेक्ट डिवीजन और इनडायरेक्ट डिवीजन में कौन कौन आता है। तो माइटोसिस एंड मियोसिस विल कम अंडर द इनडायरेक्ट डिवीजन, वेयर एज इन द केस ऑफ डायरेक्ट डिवीजन ए माइटोसिस विल बी हैपनिंग। ओके, स्टार्ट करें आगे। तो आइए जी नेक्स्ट पेज लगाते हैं हम लोग और मैं ए माइटोसिस डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब मैं अपनी राइटिंग में सुधार लूंगा, अभी तक मैं बहुत फटाफट ज़्यादा बोल रहा हूँ, तेज तेज बोल रहा हूँ, तो थोड़ी स्पीड तेज हो जा रही है लिखने में। आराम से बोलेंगे, आराम से लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं ए माइटोसिस। आ जाओ ए माइटोसिस। देखिए एक चीज समझते हैं, बायोलॉजी में ना बहुत सिंपल नियम है। बायोलॉजी को आसान करने के लिए तुमको ना सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश क्यों? असल में इंग्लिश एक
लैंग्वेज नहीं है, जैसे हमारी हिंदी भाषा बहुत प्यारी लैंग्वेज है हमारे पास हिंदी, इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इधर से उठा लिया, कुछ इधर से उठा लो, लाओ भाई धर लो, इसे भी धर लेता हूँ, अरे ये भी अच्छा लग रहा है इसे भी धर लेता हूँ, उस तरह से है कुछ इंग्लिश। तो देखिए ग्रीक एंड लैटिन का बहुत मिक्सचर है बायोलॉजी में। ए माइटोसिस, आइए ए मतलब देखिए बायोलॉजी में कभी भी किसी चीज के आगे ए या एन लग जाए दैट मीन्स ये चीज अब एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए माइटोसिस जब मैंने कहा तो मैंने कहा इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, बराबर होगा यहां पे जो भी विभाजन होगा, जो भी डिवीजन होगा इट विल बी इक्वल, इक्वेशनल। जैसे अगर पेरेंट के पास क्रोमोसोम नंबर है 8 तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे एंड बोथ विल बी हैविंग द सेम क्रोमोसोम नंबर दैट इज 8, ठीक है। बट ए माइटोसिस ये वैसा नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। तो तुम लोगों ने एक डायग्राम बनाया होगा, ये जा रहे हैं भैया अमीबा जा रहे हैं, हाँ अमीबा की शेप कैसी होती है, एमीबॉइड शेप होती है। एमीबॉइड शेप का मतलब यहाँ पर कोई फिक्स शेप नहीं है। एमीबा क्या करता है, जब उसको लगता है कि यार मेरी बुद्धि में काम नहीं चल पा रहा है, मैं अकेला न्यूक्लियस जो है यहाँ पे नहीं रेगुलेट कर पा रहा हूँ, तो करता क्या है, वो न्यूक्लियस को खींचना शुरू करता है। याद आ रहा है कुछ इस तरह से होता था कि ये ऐसे ऐसे करके कुछ था, याद पड़ रहा है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहां पास कोई भी चीज सिमिलर, यहां पास कोई परफेक्ट मैकेनिज्म नहीं है। क्या यहां पर क्रोमोसोम बन रहे हैं, क्या यहां पर आपस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट करेगा, नहीं करा गया। तो ये ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ए माइटोसिस के। तो ए माइटोसिस लिखना शुरू करते हैं आपस। सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज ए का मतलब होता है ए या एन का मतलब होता है एब्सेंट, माइटोन का मतलब होता है थ्रेड। तो यहां पर किसी भी तरह के जो हम लोग को क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहला पॉइंट करके लिख दीजिए क्रोमोसोम्स आर नॉट फॉर्म, यहां पर नहीं बनते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड चीज जो हम लोग को पता होनी चाहिए कि यहां पर ये स्टडी सबसे पहली बार किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था फ्लेमिंग, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। फ्लेमिंग ने इसको स्टडी किया था। ये फ्लेमिंग आगे भी 2-3 जगह पर आपको मुंह दिखाई करने दोबारा से आएंगे। ये फ्लेमिंग ने माइटोसिस भी डिस्कवर किया है, ए माइटोसिस के लिए भी इनको ही क्रेडिट दिया जाता है। अब यहां पर आपको दिख क्या रहा है, यहां पर बहुत सिंपल से दिख रहा है कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास न्यूक्लियस दैट इज जेनेटिक मटेरियल होगा हमारे पास यहाँ पे, बट यहाँ पर हमारे पास रैंडम डिवीजन हो रहा है, रैंडम डिवीजन हो रहा है, किसी को बराबर नहीं मिल रहा है। लेट्स से इसको थोड़ा ज्यादा न्यूक्लियस मिल रहा है, दिख रहा है हम लोग को, इसको थोड़ा कम न्यूक्लियस मिल रहा है, तो 2 डॉटर सेल्स तो बनेंगे बट विद अनइक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे पहली चीज हमको ए माइटोसिस में क्लियर होगी दैट इट इज डायरेक्ट डिवीजन, और डायरेक्ट डिवीजन में यहां पे किसी तरह का क्रोमोसोम नहीं बनता है। सेकंड चीज जो मैं देख पा रहा हूं और मैं लिख भी सकता हूं कि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू आउट द प्रोसेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज रिमेन्ड इंटैक्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट नहीं किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपस, तो ये चीज को लिख के रखें। तो कोई स्पिंडल फॉर्मेशन भी नहीं है आपस, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं आपस। अब स्पिंडल क्या होता है यार, स्पिंडल को ऐसे याद कर लो, हमारे घरों में बेलन होता है, मम्मी गुस्से में होती है, रोटी बना रही होती है, उसी से सूत सूत के मारती हैं, वही बेलन। तो जो स्पिंडल होता है उसका मतलब यही होता है, स्पिंडल एक शेप का नाम है आपस जो कि कुछ बेलन आकार होती है। तो बेलन कैसा होता है, साइड से, कोनों से टेपर्ड, चिपका हुआ, बीच से फूला हुआ, इस तरह से कुछ। और यही अपैरेटस आप लोग थोड़े देर में माइटोसिस मियोसिस में स्टडी करेंगे कि वहां बनता है, बट यहां पर स्पिंडल नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म्ड। इसको लिख दो मेरे भाइयों, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। तो ये चीज हो गई। अब देखिए क्योंकि यहां पर इतने सारे कामकाज तो है नहीं, ठीक है, जैसे मान लो प्रॉपर्टी तो डिवाइड होनी थी, ठीक है। इस भाई का नाम है, क्या नाम रखूं मैं, किसके पास जायदाद ज्यादा है, अंबानी रख दूं इसका नाम, ठीक है। मुझे अंबानी, चलो अंबानी जो भी है ये, अभी आई डोंट नो ये वो अंबानी नहीं है, ठीक है, जिसके जियो से आप लोग देख रहे हो, अभी समझना, ठीक है। कोई भी अंबानी है, अंबानी अमीर है, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा, अंबानी के 2 लड़के बनने थे, 2 लड़के हैं मतलब और वो इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। अब प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे तो इसके ऊपर दारोमदार है कि दोनों बराबर दे। बट अंबानी क्या करता है, यहाँ पास कोई कागज पत्तर नहीं करता है। लेट से प्लॉट भी था उनके पास जो कि डिवाइड करना था, तो अंबानी बोले यहां से लेकर यहां तक तेरा, वहां से लेकर वहां तक तेरा। अब अंबानी की आंखें थी खराब, उसको भाई को थी लॉन्ग साइटनेस, पास का दिख नहीं रहा, उसको पास का दिख नहीं रहा, उसने डिवाइड कैसे कर दी, उन्होंने यहां से लेकर यहां तक। अभी क्या हो गया, रैंडम डिवाइड हुआ ना, रैंडम डिवाइड हुआ ना, बट बड़ी जल्दी हुआ, काम तो जल्दी हुआ ना चाचा, देरी नहीं करे हैं। तो 4th पॉइंट लिखें, इट इज वेरी क्विक। तो क्विकली जिसको भी डिवाइड करना होगा तो वो करेगा ए माइटोसिस के थ्रू। तो ये चीज भी याद रखनी है हम लोग को, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग फटाफट से ए माइटोसिस के अंदर लिखें। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या बैठते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अभी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। आप लोग अगर एक ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे कि 1995 से लेकर 2010 तक के पेपर, तो देवर क्वाइट आउट ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। एग्जाम्पलर भी उसमें हम लोग देखते थे कि एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर जो लगती थी उसके बाहर के भी क्वेश्चन देखने मिलते थे। बट आफ्टर 2010 व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि ज्यादा बाहर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बट ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया है, बट ये इनडायरेक्टली बहुत बार मेंशन्ड है टॉपिक। तो जैसे चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे पास सेकंड जो हमारे पास है, सबसे पहले तो मुनेरा था, देन प्रोटिस्टा था। तो प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसके अंदर के मेंबर ए माइटोसिस करते हैं, लिखे ना। चलो तो एग्जाम्पल लिखने शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लिखो, सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास प्रोकैरियोट, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। मैं उठा के पूरा किंगडम मुनेरा भर दूं यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स करते हैं। प्रोकैरियोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आता है दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ये आपको लिख के रखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं दैट वाज सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड, सीलिया मतलब होता है हेयर। तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल अगर तुमसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? तुम बताओगे चप्पल। चप्पल जैसा दिखने वाला जानवर कौन है भैया? देखो शक्ल देखना जरा, हवाई चप्पल। ये एडी की जगह हो गई, ये पांव की जगह हो गई। देखने में किसकी तरह लग रहा है भाई? पैरामीशियम। तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ पैरामीशियम भी ये चीजें कर सकता है, ठीक है। पैरामीशियम सेकंड एग्जांपल लिख दो। नेक्स्ट चीज है हमारे पास कि जो बेचारे बूढ़े प्लांट सेल्स होते हैं वो मरने के कार में अब मरे कब मरे, तो वो भी कर लेते, कहते भैया हम इतना महंगा सौदा नहीं कर पाएंगे, हम हल्के से करेंगे। तो ओल्ड प्लांट सेल्स विल ऑल्सो डिवाइड थ्रू दिस मैकेनिज्म, ओल्ड प्लांट सेल्स, ठीक है, लिखते रहो। नेक्स्ट चीज है हमारे पास कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रो याद रखना शब्द, कॉन्ड्रो, CHONDRO, कॉन्ड्रो। कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज। तो हमारी बॉडी में कार्टिलेज बनाने कॉन्ड्रोब्लास्ट होंगे, ठीक है। तो कार्टिलेज, कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स भी इसी तरह से डिवाइड करते हैं। अभी कॉन्ड्रो एक शब्द बताया ना तुम लोगों को मैंने। अब कॉन्ड्रो से कितने बना सकते तुम लोग? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स, जब किसी के जोड़ों में दर्द होता है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स दी जाती हैं। आप एक मछली दे सकते हैं, आपका चैप्टर 4 में आया होगा। चैप्टर 4 में कौन सा हमारे पास आती है मछली? कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रो मतलब हमारे पास कार्टिलेज, इक्थाइस मतलब मछली। तो बायोलॉजी ऐसे ही पढ़ी जाती है मजे मजे में, ठीक है। तो कॉन्ड्रिक्साइट्स हो गए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास होता है हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ये आप लोग के लिए रेलेवेंट हो जाएगा क्लास 12th में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इसमें आपके पास एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, योगसैक ये सब आती है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला टॉपिक दैट इज ए माइटोसिस, ठीक है। ए माइटोसिस क्योंकि छोटा टॉपिक था तो मैंने इसको सेल साइकिल्स में ही करा दिया, शुरू में करा दिया। अब हम लोग असल में एंटर करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द सेल साइकिल। तो अभी तक तुम लोगों को ना अब वार्म अप करा रहे थे, थोड़ा नेट प्रैक्टिस करते हैं ना खेलने से पहले, वही करा रहे थे। अभी आप लोग ये लिखें और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में सेल साइकिल। तो जैसा कि आप सब लोगों ने ए माइटोसिस में पढ़ लिया कि हाँ बस नेट प्रैक्टिस हो गई, आप लोग वार्म अप हो चुके हैं, अब बहुत अच्छे समझ में आएगा कि सेल साइकिल क्या है। तो अब हमारी हेडिंग हो जाएगी सेल साइकिल। सेल साइकिल चला रहा है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं? आप लोग को देखो एक चीज समझने रखनी है, बायोलॉजी में हमारे पास जो कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, कोई भी रिएक्शन होता है वो दो वे में परफॉर्म करता है, या तो लीनियर होता है या फिर वो कैसे होता है? साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो लीनियर रिएक्शन जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूं, ग्लाइकोलिसिस। इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस जहां पर हमारे पास एक से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा बनते जाते हैं, लगातार बनते रहते हैं हमारे पास, ठीक है। बट जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उनमें क्या होता है हमारे पास? साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास चीजें घूम घूम के पॉइंट ए पर ही आती हैं, ये चीज याद रखनी है। तो सेल साइकिल में भी कुछ ऐसे ही होगा, देखें। चलो जी, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? अगर आपको इसको प्यार से शेक्सपियर के डिफाइन करना हो तो इट इज साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ सेल, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया अंग्रेजी बता दे रहे हैं अभी से, ठीक है। तो सेल साइकिल ये होता है। अब जब भी एक सेल साइकिल होता है, जो जैसे मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था नीट वाला, तो अगर मैं उसी को चस्पा करने की कोशिश करूं तो सेल भी प्रिपेयर करता है, सेल भी प्रिपेयर करता है। तो सेल साइकिल प्राइमरीली दो फेजेस में होता है, ठीक है। देखो एक इधर एक इधर। पहला फेज जिसको अपन लोग बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज, इंटरफेज। और जो दूसरा फेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग एम फेज, ठीक है, एम फेज। देखो एम फेज तो डिवीजन का हो गया, और इंटरफेज हो गया प्रिपरेशन का फेज। तो इट इज प्रेपरेटरी फेज, प्रेप का फेज है,
और एम फेज इज द फेज वेयर डिवीजन विल टेक प्लेस। अब बहुत ध्यान समझना, एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे याद नहीं किसने बोला, ठीक है, कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, शायद रूजवेल्ट होंगे। तो देखते हैं, उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर मेरे को कहा जाए कि एक पेड़ काटना है, एक पेड़ काटने के लिए मुझे एक कुल्हाड़ी दी जाएगी, तो मैं अपनी जिंदगी में एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं, तो मैं 23 घंटे उस कुल्हाड़ी की आर को तेज करूंगा, मतलब उस कुल्हाड़ी को मैं तेज करूंगा, मैं आई शार्पन द एक्स, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट इंटरफेस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, तो इट विल टेक 95% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम। एंड एम फेज जो कि डिवीजन फेज है, इट विल जस्ट बी फिनिश इन दैट, इन अ स्नैप, ठीक है। तो 5% ऑफ इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो 95% टाइम इंटरफेस लेता है। हम लोग सब एनसीईआरटी को ही कोट कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं, ये आपको भी याद कर लेना है। तो इंटरफेस इट इज द प्रिपरेटरी फेज, वेयर इज द एम फेज इज द डिवीजन फेज, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर हम देखते हैं तो पुराने साइंटिस्ट जो थे, क्योंकि देखिए अभी भी प्रोसेस है, अभी भी हम लोग सीख रहे हैं, आप में से कुछ लोग आगे चल के साइंटिस्ट भी बनेंगे। तो जब साइंटिस्ट बनोगे तो आप लोग और भी ढूंढोगे, आप लोग याद करेंगे, अच्छा क्लास 11 में कुछ सर ने ऐसे पढ़ाया था, बायोलॉजी में बताया था 95% टाइम है, क्या एग्जैक्टली 95% टाइम लग रहा है, तो आप लोग स्टडी करना शुरू करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो साइंटा इज अ वर्ब, हम लोग ने क्लास 9th की बुक में सबसे पहले पढ़ने वाला था कि साइंस एक नाउन नहीं है, इट इज अ वर्ब, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। अब जैसे प्रोसेस चलता रहता है तो इंटरफेस भी हमारे पास जो है, आप लोग आगे चल के देखेंगे प्रोसेस में कि हमारे पास चेंजेस होते रहेंगे, टाइम घटता बढ़ता रहता है, उसी रूप में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पुराने साइंटिस्ट, ओल्ड साइंटिस्ट्स यूज्ड टू कॉल दिस फेज एज अ रेस्टिंग फेज, इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता था कि रेस्ट कर रहा है, सेल डिवाइड तो कर नहीं रहा है तो रेस्ट ही कर रहा होगा। जैसे तुम लोग को घर में मम्मियां कह देखती हैं कि लेटा है, पढ़ नहीं रहा है, रेस्ट ही कर रहा होगा, जबकि तुम लोग के दिमाग में जो है, तुम लोग के कान में ईयरफोन लगे हुए हैं, तुम मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तुम लोग के दिमाग में चल रहा ठीक है भैया बता रहे हैं इंटरफेस है, रेस्ट फेज है, इस तरह से, ठीक है। आओ इंटरफेस, इंटरफेस के क्या क्या फेजेस होते हैं। देखिए एक इंटरफेस जो है वो कायदे में 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। एक होता है G1 फेज, देन कम्स द S फेज एंड देन कम्स द G2 फेज। तो जो ये हमारे पास 3 फेजेस हैं, ये हमारे पास इंटरफेस फॉर्म करते हैं और इन्हीं में लगता है सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा टाइम। और इसी में आप लोग क्लास 12th का भी एक बेसिस ले लीजिए कि जो ये S फेज है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, ये यहां पर डीएनए को डुप्लीकेट करता है। देखिए बेयर इन माइंड, मैं डीएनए डुप्लीकेशन बोल रहा हूं, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं करवा रहे हैं अभी हम लोग। डीएनए ऐसे मान लो पहले पतला था, चीमर था, अभी वो मोटा हो गया है, तो उसका क्या हो गया, उसका भार बढ़ गया, कंटेंट बढ़ गया, बट उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ा है। तो डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस, डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस, तो ये चीज अपने साथ दिमाग में रख लीजिए। देन द G1 फेज, G1 फेज की बात करी जाए तो G1 आपकी बुक में मेंशन्ड है गैप 1, गैप 1, दिस इज द गैप 1 फेज। इसको कुछ बुक्स में आप लोग पढ़ेंगे तो ग्रोथ भी दे रखा है, तो दोनों ही मेरे को चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर असल में ग्रोथ हो रही है और गैप है हमारे पास किसके बीच में, 2 एम फेज के बीच का गैप है, इसलिए इसका नाम गैप 1 फेज रख दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर कि हम लोग इवेंट्स डिस्कस करेंगे। देन द गैप 2 फेज, गैप 2 फेज, ठीक है, गैप 2। अब एक चीज समझिए आप लोग, एम फेज होगा तो हमारे पास जब सेल G2 फेज कंप्लीट करके एम फेज में एंटर करेगा, तो एम फेज के भी कुछ रेस्पेक्टिव हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास सब डिविजन्स होते हैं। जैसे क्या, सबसे पहला फेज होता है प्रो फेज, बायोलॉजी में प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, आप सबको भी प्रो बनना है, क्लास 11th में और 12th में प्रो बनेंगे, तभी जाके नीट फट से क्वालिफाई करेंगे। देन द प्रोफेज, प्रोफेज के बाद हमारे पास आता है मेटाफेज। मेटा, मेटा का मतलब वैसे तो चेंज होता है, फेसबुक वाला नहीं भाई, मेटा, मेटा मतलब होता है आपस चेंज, मेटामॉर्फोसिस पढ़ेंगे आप लोग इस साल। तो मेटा का मतलब होता है चेंज, यहां पर चेंजेस मिलेंगे, एक मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। देन द थर्ड इज एनाफेज, एनाफेज, एंड द लास्ट फेज, फोर्थ फेज इज योर टीलोफेज, टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज, टीलो का मतलब होता है एंड। अब बहुत ध्यान समझिए, यहां पर जब एक सेल साइकिल जो हो रही होती है, तो यहां पर ये सारे के सारे इवेंट्स बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडम इवेंट्स और कुछ भी चल रहा है यहां पे, ये बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। जैसे आप लोग भी अपना जब अब नीट प्रिपेयर कर रहे हो, वही चस्पा कर देते हैं, तो आप लोग नीट प्रिपेयर करेंगे तो बिना प्लान के अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर प्लानिंग टू फेल।
प्लीज सब लोग अपने प्लान्स बनाएं कि आज मैं इतना करूंगा, इतना करके ही सोऊंगा, मेरे को अगर मैंने सेल डिवीजन पढ़ी तो मैं सेल डिवीजन के इतने क्वेश्चंस लगा कर ही सोऊंगा। इस तरह से आपको डेली एफर्ट्स करने हैं। आप लोग एक दिन लेके बैठे और पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो शायद कुछ ना हो पाए, बट डेली स्मॉल एफर्ट्स विल काउंट। तो कंपाउंडिंग होती है, हम लोग पढ़ के आए SICI, कंपाउंडिंग एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए जी, तो ये हम लोग को समझ में आ गया आपस। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है भाई सेल साइकिल का, तो ऑब्वियसली एम फेज। तो इट विल बी फिनिश्ड इन 1 आवर, दिस विल बी फिनिश्ड इन 1 आवर। वेयर एज अगर बात कर जाए इंटरफेस की, तो अगर एक दिन में हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 1 घंटे में अगर ये कंप्लीट हो रहा है तो ये कितनी देर में हो रहा होगा? 23 आवर। तो प्रिपरेशन इज लॉन्गर ऑलवेज। आप लोग भी 2 साल प्रिपेयर करेंगे, 3 घंटे में एग्जाम दे के आ जाओगे। you'll be deciding your fate that day only, बट प्रिपरेशन के लिए कितना साल लगे? 2 साल। और अच्छी प्रिपरेशन करोगे ना यार, 2 साल बहुत जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, चलो सब लोग अपने दिमाग में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बट अब देखिए, यहां पर मैंने एक नॉर्मल ह्यूमन सेल का और प्लांट सेल का बताया, बट देयर आर अदर सेल्स ऑल्सो जो कि बहुत जल्दी भी कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है यीस्ट का। यीस्ट एक हमारे पास फंगस होती है यूनिसेलुलर। तो यीस्ट हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस जिसका नाम है, ये 90 मिनट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है। 90 मिनट्स के अंदर। तो इसकी सेल साइकिल तो बहुत छोटी हुई, प्रिपरेशन वगैरह भी कर लेता है, 90 मिनट में डिवाइड भी कर लेता है, बट इट इज नॉट द केस ऑफ अ एनिमल सेल। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं आपस। अब देखो यहीं पे समझा दो एक चीज। तो एमफेज में जो आप लोगों ने ये फेजेस स्टडी करे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज, तो ये तो इसको एक साथ हम लोग बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे इसको? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियो का मतलब होता है आपस न्यूक्लियस, काइनेसिया मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। बट जब एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और सेल डिवाइड ना हो तो सेल विल बिकम पॉलीप्लॉइड, तो सेल को भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो फॉलोड बाय दिस द सेल विल आल्सो डिवाइड एंड दैट इवेंट विल बी देन नोन एज साइटोकिनेसिस। ठीक है जी, साइटोकिनेसिस, दिस इज लाइक दैट। तो ये हमारे पास पहली चीज हो गई। सब लोग इसको नोट डाउन करें और हम लोग आगे का स्टडी करना शुरू करते हैं। नोट डाउन कर लो इसको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फेज से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीवन फेज इटसेल्फ। सबसे पहला फेज जीवन फेज। सिर्फ फीचर्स पे ध्यान देना। तो जीवन हमारे पास क्या है, इसका नाम है गैप 1 फेज। ठीक है, ये तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आएगा इसको गैप कहा ही क्यों जा रहा है, इसे गैप क्यों कह रहे हैं, ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखो गैप 1 फेजेस में क्या होगा, देखिए एक सब सेल को डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने एग्जांपल लिया था अंबानी जी का। अंबानी जी को प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है, तो क्या ऐसा अंबानी जी, मतलब अब देखो अब हम बात करेंगे अच्छे वाले डिवीजन की, वो ए माइटोसिस की डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी अंबानी दूसरा वाला, अभी वही वाला अंबानी जिससे जियो तुम लोग नेट पे चलाते हो। ठीक है, अभी अगर उसको प्रॉपर्टी डिवाइड करनी हुई तो ही इज अ स्मार्ट मैन। कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना शुरू करेंगे, देखेंगे मेरे पास है क्या क्या, मेरे पे कहाँ पे एसेट्स हैं, मेरे लाइबिलिटीज क्या हैं, वो एसेट्स को कलेक्ट करेंगे। एसेट्स कलेक्ट करने के बाद वो देखेंगे अच्छा ये इतना है मेरे पास, ये इतनी चीज, फिर उसको इंक्रीज करेगा। लेट्स से 2 में डिवाइड करना है तो उसको हर चीज इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो गैप 1 फेज में, थोड़ी राइटिंग गंदी लग रही इधर है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, पेज तो नहीं खराब हो रहे हैं इस पे, तो गैप 1 हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो गैप 1 में क्या क्या होगा, देखिए द प्रोटीन्स विच आर रेलेवेंट टू सेल डिवीजन वो बनाए जाएंगे, प्रोटीन्स। देन सेकेंड चीज एंजाइम्स बनाई जाती है यहाँ पे, जो कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग आगे देखेंगे रोल प्ले करता है। देन साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट विल इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने 2 एरो करके ऊपर की तरफ दिखा दिया है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होता है। यहां पर और क्या चीज इंक्रीज होगी, यहां पर आरएनए इंक्रीज होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, बचपन पढ़ के आए नाम। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड कंटेंट ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज यही आरएनए तो प्रोटीन बना रहे हैं, तो आरएनए भी तो बढ़ेंगे तभी तो प्रोटीन्स बनेंगे। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या होता है, यहां पर एटीपी सिंथेसिस होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप लोग आगे चल के माइटोसिस में देखेंगे कि किस तरह से क्रोमैटिड्स टूटते हैं और वो 2 अपोजिट पोल्स पे जाते हैं, तो कितनी एनर्जी लगती है वहां पर। तब तुमसे पूछूंगा कि मैं आपस की एटीपी बना कहां था, तो याद रखना एटीपी बनता है आपस जीवन फेज में, गैप 1 फेज में। तो आपस हो गया। अब बेयर इन माइंड सबसे बड़ा फेज गैप 1 फेज ही होता है, क्योंकि असल में आपस सारा काम तो यही हो रहा है। तुम देखो हर चीज तो यही डेवलप हो रही है, तो तुम लोग इसके बारे में लिख लो, it is the longest phase of cell cycle। सब डिवीजन तो इंटरफेस वैसे 95%, इंटरफेस सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, गैप 1 फेज। तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज।
ठीक है, इसको दिमाग में रखो, लॉन्गेस्ट फेज हो गया हमारे पास। देन नेक्स्ट फेज इज सिंथेसिस फेज, और मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि सिंथेसिस फेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस फेज में मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं एस फेज। एस फेज के अंदर जो मेन चीज होती है इट इज क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, डीएनए कंटेंट इंक्रीज होता है हमारे पास यहां पे। अब देखिए एक चीज समझना, जैसे मान लो मेरे पास ये एक सेल है, ये उस सेल का न्यूक्लियस है, और ये उसके अंदर 2 क्रोमोसोम बना दिए मैंने। ओहो, ठीक है, इस तरह से मैंने 2 क्रोमोसोम बना दिए। देखो जब एस फेज होगा तो ये क्रोमोसोम का नंबर नहीं इंक्रीज होगा, ये 2 से 4 नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक चीज और समझ लो कि तुमसे कोई पूछ ले कि अच्छा बढ़ेंगे नहीं, तो कैसे पता चला नहीं बढ़े? क्योंकि ये जो बीच में दिख रहा है तुमको, दिस इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जितने नंबर में होता है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो सेंट्रोमियर अभी भी 2 ही हैं, आप लोग देख रहे हैं। सेंट्रोमियर कितने हैं? 2। तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 2। अब देखो होता क्या है, फिर होता ये है कि हमारे पास जो क्रोमेटिड्स हमारे पास होता है ना, कंटेंट इंक्रीज होता है डीएनए का। जैसे मान लो आपको 2 दिख रहे हैं, तो इसके पीछे इतना कंटेंट और है कि 2 और बन जाए, इसके पीछे भी इतना कंटेंट और है कि 2 बन जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरह से तो कंटेंट इंक्रीज हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो। तो डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस, कंटेंट ऑफ डीएनए, ओ डीएनए इंक्रीजेस, आईएनसी, ठीक है। अब देखिए जो डीएनए होता है हमारी बॉडी में, उस डीएनए को अगर हम देखें तो डीएनए बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में होता है। देखो डीएनए इस तरह से होता है, सबको मालूम है, डबल हेलिसेस, ठीक है। ये डबल हेलिसेस अपने आप को एक प्रोटीन पे रैप करती है, इस तरह से ये प्रोटीन पे रैप होती है। फिर खूब सारे छोटे छोटे प्रोटीन्स बनते हैं, इनको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। और ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स आपस में सुपर कॉइलिंग करके सब्जेक्ट करके आपस क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए जल्दी जल्दी बोला है। ये नहीं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, क्लास 12th के लिए यार, अभी पढ़ लो ये सब, क्लास 12th के मजे क्लास 12th में ही लेना, ठीक है। अभी यहां पर देखो, तो यहां पे इस तरह से आपस डीएनए कंडेंस कर रहा है। डीएनए जब कंडेंस करता है हमारे पास, तो डीएनए जब भी हम कंडेंस करता है, क्रोमोसोम बनता है, तो 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 40% ऑफ डीएनए। इसके अंदर 40% तो डीएनए होता है, जबकि इसी के अंदर 60% का ये रैपिंग प्रोटीन जिसका नाम होता है हिस्टोन होता है, ठीक है। ये चीज आप सबको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज हमारे पास एक चीज और होती है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एनिमल सेल्स आप लोग ने पढ़ा होगा, तो वहां पे सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स पढ़े हैं हम लोग ने। तो सेंट्रोसोम भी इसी फेज में क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा। तो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स, याद रखना, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स, ठीक है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कर जाएगा। तो अगर मैं यहां पे सेल साइकिल बनाने की कोशिश करूं, तो मैंने कहा ना सबसे बड़ा फेज तो जीवन फेज है, तो जीवन फेज मान लो ये होगा जीवन फेज, ठीक है। जीवन फेज के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर था हमारे पास वो कितना है? 2n, ठीक है। फिर एस फेज हुआ, ये रहा एस फेज। अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा कि एस फेज में क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा कि कंटेंट बढ़ेगा? बिल्कुल सही, कंटेंट बढ़ेगा। तो अगर यहां पर हमारे पास 2n क्रोमोसोम नंबर था और कंटेंट था 2c, तो एस फेज की शुरुआत में कितना होगा हमारे पास? 2n एंड 2c। बट एट द एंड ऑफ एस फेज के अंत में आप लोग क्या देखेंगे कि कंटेंट बढ़ जाएगा, नंबर सेम रहेगा। तो 2n एंड 4c इट विल बिकम, ओके। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा सब लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। तो G1 हो गया हमारे पास। अब हम लोग एस फेज कर चुके हैं। एस फेज में और क्या चीज हुई? सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट हुआ है। नेक्स्ट फेज इज G2 फेज। G2 फेज सबसे छोटा फेज होता है। G2 फेज इज द स्मॉलेस्ट फेज। बट हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग अलग से पेज देंगे, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ, तो अब हम लिख लेंगे G2 फेज। आइए देखिए G2 फेज में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए G2 फेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगती है यहां पर जो हो रही है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुलेंस। माइक्रोट्यूबुलेंस का फॉर्मेशन है भाई, इसके बिना तो मेरे को नहीं लगता सेल में अंदर क्रोमोसोम सही तरीके से डिवाइड हो पाएगा। तो माइक्रोट्यूबुलेंट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस हियर, ठीक है। माइक्रोट्यूबुलेंट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस हियर। देन नेक्स्ट चीज क्या होती है यहां पास कि यहां पर माइक्रोट्यूबुलेंट किससे बनता है? बिकॉज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन। यहां पर पास आप लोग ने क्लास 12 बोलता हूं, आप लोग 11th के ही हैं, चैप्टर 8 में पढ़ा होगा यार, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बारे में है। साइटोस्केलेटन साइटोफिलामेंट्स में पढ़ा तुम लोग ने। तो ट्यूबुलिन
प्रोटीन से बनता है माइक्रोट्यूबुलिन। तो माइक्रोट्यूबुलिन फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। यहां पर हमारे पास सारी की सारी सेल ऑर्गेनली डुप्लीकेट करती हैं। सेल ऑर्गेनलीज, ठीक है, डिवाइड लिखो डुप्लीकेट लिखूं, कुछ भी चल जाएगा, डुप्लीकेट लिख लेते चलो, ठीक है, डुप्लीकेट। अब देखो एक चीज समझना, आपको एक चीज दिमाग में और रखनी है आपस कि कुछ सेल ऑर्गेनलीज ऐसी होती है जो आपने चैप्टर 8 में पढ़ी है कि स्मार्ट होती है बिकॉज दे हैव देयर ओन ब्रेन, दे हैव देयर ओन डीएनए, मतलब दे हैव देयर ओन मशीनरी टू फॉर्म प्रोटीन्स, दैट इज दे हैव देयर ओन राइबोसोम। तो दो एग्जांपल्स इसके याद आ रहा है, एक तो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, और हम बात करते हैं दूसरा दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो वो भी यहीं पर डिवाइड करेंगे। अब एक चीज से बनना, क्या डिवाइड नहीं करेगा यार, यहां पे क्या लग रहा है, क्या डिवाइड नहीं करेगा, सेंट्रोजोम डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड एंड कंटेंट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेवेंट टू द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम, तो आपका एक चीज याद रखना कि सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ एस फेज में डुप्लीकेट करता है, एस G2 फेज से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास हो जाएगी, क्लियर हो गया बात हमारे पास। तो और क्या लिख सकते हैं, और तो कुछ बचा नहीं है हमारे पास। तो जो भी आखिरी कागज पत्तर होंगे मान लीजिए चेक कर लेंगे हमारे पास। तो लेफ्ट आउट प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स छूट गए, लेफ्ट आउट प्रोटीन्स वो बना दिए जाएंगे थोड़े बहुत कि भैया तुम भी बन जाओ, और आरएनए भी हमारे पास जो होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम देख ली जाएगी कि दो में बांट रहे हैं, सब में बराबर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो वो सब चीजें यहां पे देख ली जाएंगी। तो दिस इज G2 फेज। G2 फेज होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग फटाफट से हम लोग कोशिश करते हैं समझने की कि हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें सेल साइकिल को तो कैसे डिवाइड करी जाएगी। वैसे तो आप लोगों की बुक में बहुत अच्छा सा दिया है, बट कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की। देखें इससे तो नहीं होगा काम, इससे नहीं होगा काम, हमें हाथ से ही करना पड़ेगा, अपनी कला दिखानी पड़ेगी। चलो दिखाएं, ओह ठीक है चल जाएगा काम, कोई नहीं। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं और इसको रबड़ को लेके मिटो देंगे। देखो कितना बढ़िया सर्कल बनाता हूं मैं, ठीक है। आ जाओ अब हम लोग इस फेज को डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो दिस इज आवर सेंटर पॉइंट, लेट से यहां सेंटर पॉइंट हो जाएगा। सबसे बड़ा फेज हम लोग जानते हैं, इट वाज द G1 फेज। तो G1 फेज को हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ऐसे उठाया के यहां रखा, यहां से लेकर यहां तक ले गया मैं, G1 फेज, ठीक है। तो ये होगा G1 फेज। G1 फेज कितना टाइम लेता है, इट टेक्स अबाउट 11 आवर्स, इट टेक्स अबाउट 11 आवर्स, ठीक है, 11 आवर्स लगते हैं यहां पे। देन द सेकंड फेज इज S फेज। S फेज, S फेज को हम लोग यहां से लेकर यहां तक प्लॉट कर देते हैं। लो जी S फेज, आप भी आ जाओ। अब S फेज में टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स के आसपास, 8 आवर्स, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स, इसको भी डबल डैश कर देते, अच्छा लगेगा, फिर सिमेट्रिक हो जाएगा। देन लास्ट इज G2 फेज। G2 फेज इज अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स। तो दिस इज G2, ठीक है, G2 के, हाँ ठीक है। अब देखो लास्ट में जो बचता है इट इज द M फेज। और M फेज हम लोग जानते हैं M फेज के कितने पार्ट थे। जरा हम लोग फटाफट से इसको रेड पेन से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखो जी, प्रोफेज, मेटाफेज, ओहो P हो गया ये तो, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लास्ट में क्या था, साइटोकाइनेसिस। तो सारा करा दो और ये ऑल टुगेदर दिस इज योर M फेज। और M फेज तो शुरू में था 5% टाइम लेता है, तो दिस इज 1 आवर लॉन्ग, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो ये समझ में आ गया हम लोग को, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी इसको ड्रॉ करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अभी तक की कहानी जो हमने पढ़ी है वो है सेल साइकिल हमारे पास किस तरह से बिहेव कर रही थी। अब देखिए जब यहां पर हमारे पास सेल्स डिवाइड हो जाएंगे एट द एंड ऑफ साइटोकिनेसिस, तो क्या होता है, तो 2 सेल्स बनते हैं, मोटा मोटा पकड़ लो 2 सेल्स बनेंगे। अच्छा बट मेनी टाइम्स इट इज ऑब्जर्व, साइंटिस्ट ने चीज देखी कि बहुत बार सेल्स डिवाइड तो हो रहे हैं बट वो आगे पार्टिसिपेट सेल साइकिल में नहीं करते, दे टेम्परली और परमानेंटली विड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल, ठीक है। तो होता क्या है, हम लोग इस तरह से एक एरो ऐसे दिखाएंगे और ऐसे करके लिख दें हम लोग, और यहां लिखते हैं हम लोग G0 फेज। और G0 फेज को बोलते हैं क्वाइसेंट स्टेज, ठीक है, क्वाइसेंट स्टेज। अब देखो एक चीज समझना, अब यहां पे क्या है हमारे पास, ये वो फेज है जब हम मान लीजिए को लगा कि नहीं मुझे रुक जाना चाहिए, मेरे बच्चे उतावले हो रहे हैं, पागल हो जाएंगे, मेरी हत्या कर देंगे भाई। तो ऐसे केस में हमारे पास क्वाइसेंट स्टेज चलाते हैं, थोड़ी देर शांति रहती है,
परमानेंटली या टेम्परेली यहाँ पे सेल्स क्या होते हैं, पॉज हो जाते हैं, वो डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। इसका एग्जांपल अगर लिखना हो तो नर्व सेल्स, नर्व सेल्स का एक एग्जांपल देता हूं तुम लोग को, सबको पता होगा, कोई मिल गया, देखिए ना तुम लोग ने, कोई मिल गया मेरे पास, वो था हाइला रोहित। तो वो जो हाइला रोहित था उसके भाई के नर्वस सिस्टम में चोट लगी थी, ब्रेन में प्रॉब्लम थी उसको, क्या वो रिपेयर हुआ कभी? नहीं हुआ। रीजन, बिकॉज द नर्व सेल्स हैज परमानेंटली गॉन इनटू द G0 फेज, परमानेंटली चले जाते हैं, ठीक है। तो जादू आएगा हमारा, जादू आएगा, जादू आया, जादू आया, ये जो जादू आया तभी ठीक हो पाया। अब दैट वी डोंट नो कि जादू एक न्यूरोसर्जन था, वही मार्स का न्यूरोसर्जन आया भाई, वहां से चांद से आ रहा था, नहीं कहां से न्यूरोसर्जन बुलाया गया, किसके लिए? इसके लिए। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट, दूसरे सेल्स कौन से हो सकते हैं आपके पास? मसल सेल्स, दे ऑल्सो डोंट डिवाइड, मसल सेल्स, ठीक है। तो बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मसल्स जो है हमारे पास मोर और लेस फिक्स रहता है, दैट इज अराउंड 630। तो तुम लोग सोचोगे कि तुम जिम जा रहे हैं, उनकी तो मसल्स बढ़ रही हैं, सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, साइज ऑफ द सेल इज गेटिंग इंक्रीज, तो मसल्स विल रिमेन द सेम। एंड द लास्ट इज द कार्डियक सेल, कार्डियक सेल, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी, कार्डियक सेल्स भी हमारे पास क्या करते हैं, ये जो है डिवाइड नहीं करते एक बार डिवाइड होने के बाद। अब हम लोग को नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देना चाहिए आपस कि व्हाट विल हैपन इफ सेल साइकिल डज नॉट स्टॉप। अब क्या होगा अगर सेल साइकिल रुके ही ना? देखो बहुत सिंपल सी बात है, सेल साइकिल है, अगर सेल साइकिल स्टॉप नहीं होती है तो वो बनता है ट्यूमर, ट्यूमर जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ट्यूमर बनता है। और जो ट्यूमर होता है इट कैन बी फर्दर ऑफ टू टाइप्स, या तो ये बिनाइन ट्यूमर होगा, बिनाइन, बिनाइन का मतलब होता है बेचारा सीधा है, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मतलब बदमाश। तो जो ट्यूमर सीधे होते हैं ना बेचारे, वो कभी भी जो है अपने स्थान से घूमते फिरते नहीं है, अच्छे बच्चों की तरह बैठे रहते हैं, ठीक है। सेल्स डिवाइड हो गए, बहुत सारे सेल्स बन गए हमारे पास हैं, तो सेल साइकिल जब हमारे पास सही से काम करने बंद कर देती है तो ढेर सारे सेल्स बनते हैं, और ये ढेर सारे सेल्स के समूह को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। अब या तो ट्यूमर बिनाइन होगा या फिर मैलिग्नेंट होगा। बिनाइन जो होता है ये यूजुअली अपनी जगह पर ही रहता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो बॉडी में मूव कर सकते हैं, इसीलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैंसरस ट्यूमर भी कहा जाता है, दे आर कैंसरस ट्यूमर्स, ठीक है। क्लास 12th में इसके बारे में अच्छी बहुत ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्यों नहीं स्टॉप हुई? तो क्योंकि डीएनए जो हमारे पास मशीनरी जिसको रेगुलेट कर रही थी वो म्यूटेट हो गई है। देयर आर मल्टीपल मीन्स जो हम लोग क्लास 12th में डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमारे पास फिजिकल मीन्स हो सकता है, केमिकल मीन्स हो सकता है, हमारे पास बायोलॉजिकल मीन्स भी, वायरसेस भी हैं हम सबके बॉडी में, कुछ हमारी बॉडी में खुद के जीन्स भी हैं, ऑन्कोजीन्स, वो भी कर सकते हैं कैंसर। तो ये सब चीजें हैं। तो सेल साइकिल फिर असल में रेगुलेट होती कैसे? नॉर्मल केसेस में हमारे पास यहाँ तो सेल साइकिल पागल हो गई है, ये बनाई जा रही सेल्स, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन गायब हो चुका है। फिर सेल साइकिल को रेगुलेट करा कैसे तो वो समझते हैं हम लोग। देखिए पूरी सेल साइकिल में आप लोग ने बचपन से बहुत सारे गेम खेले होंगे, मैं एक गेम खेलता था जहां तक मेरे को याद आ रहा है, प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम था। प्रिंस ऑफ पर्शिया में एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करने के बाद एक चेक पॉइंट आता था कि मतलब उस लेवल, उस पॉइंट के बाद अगर किसी की आपके प्लेयर की डेथ होती है तो उसको आपको वहीं से मिल जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स इन द सेल साइकिल इटसेल्फ, ठीक है। तो अब हम लोग उन चेक पॉइंट्स की बात करेंगे। तो यहां पर आपको 3 चेक पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए सबसे पहला जो चेक पॉइंट होता है वो हमको देखने को मिलता है G1 और S के बीच में। फर्स्ट उसको बोलते हैं G1 S चेक पॉइंट। तो ये चीज लिख लीजिए, G1 S चेक पॉइंट। देखिए अब कब हमारे पास ये चेक पॉइंट काम करता है? जब डीएनए जो होता है एबनॉर्मल होता है हमारे पास, ठीक है, तो उसको डिस्कार्ड कर जाता है, या फिर सेल साइकिल में G1 G2 फेज में हमारे पास रॉ मटेरियल अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं बने। तो पॉइंट्स लिखते जाइए। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि डीएनए जो फॉर्म हुआ इट इज एबनॉर्मल, डीएनए इज एबनॉर्मल, मतलब ज्यादा या कम बन गया है, एबनॉर्मल। दूसरा क्या हमारे पास है कि ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनका प्रॉपर जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, या फिर उनका नंबर जो है मैच नहीं हो पाया, उस केस में हमारे पास जो है उनको डिवाइड आगे नहीं भेजा जाएगा। एटीपी फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सही मात्रा में एटीपी ना बनाए जाने पर भी हमारे पास इस चेक पॉइंट पे सेल को रोक दिया जाता है कि भैया इससे आगे नहीं जा पाओगे तुम, ठीक है, यही रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम आगे चले गए तुम तो पागल हो, तुम्हारा तो डीएनए खराब है, तुम तो हमारा सिस्टम खराब कर दो, तुम तो कैंसर कर दोगे, इसलिए यहां पे रुक जाता है। सेकंड चेक पॉइंट हम लोग डालते हैं
हम लोग सेकंड चेक पॉइंट डालेंगे, इतना आप लोग ये नोट करिए। सेकंड चेक पॉइंट हम लोग देखते हैं जिसका नाम है हमारे पास G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट, देखिए G2 चेक पॉइंट कहां मिलता है? ऑब्वियस है G2 चेक पॉइंट G2 पे ही मिलेगा हमारे पास, ठीक है। तो G2 जो हमारे पास फेज होता है हमारे पास, उससे ये एम फेज ज्वाइन करता है, तुमको सबको मालूम होगा। तो एम फेज के बाद तो सेल डिवाइड कर ही जाएगा ना, उससे पहले भी रोक सकते हैं हम लोग। कहां पे देखो, तो G2 चेक पॉइंट जो हमारे पास, जैसे मान लो सेल साइकिल थी, ठीक है, तो ये एस फेज है, ये आपका G1 फेज है, यहां पे आपका G2 चेक पॉइंट है। लेट्स से दिस इज द एम फेज, ये एम फेज है। तो G2 से M जाने पर बीच में हमको मिलता है G2 चेक पॉइंट, और ये G2 चेक पॉइंट हमारे पास क्या करेगा? हमारे पास यहां पे रोक देगा। किस केस में रुक जाएगा देखते हैं। सबसे पहली चीज, डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर ना हुआ हो। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है हमारे पास? एस फेज में। अभी वो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन ही प्रॉपर नहीं हुआ है, तो क्या सेल साइकिल डिवाइड करेगी? प्रॉपर आगे मूव करना चाहिए उसे? नहीं करना चाहिए। इस केस में ये चीज होती है हमारे पास। तो डीएनए रेप्लिकेशन जब खराब होता है तब होता है। दूसरी चीज, जब ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है बराबर मात्रा में, ट्यूबुलिन प्रोटीन लिख लीजिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन जब बराबर मात्रा में सिंथेसाइज नहीं होता है, उस केस में भी सेल साइकिल को यहीं पर रोक दिया जाता है। और लास्ट हो जाएगा हमारे पास अगेन सेल ऑर्गेनेलिज के लिए। सेल ऑर्गेनेलिज के लिए, तो जिस पॉइंट पे सेल ऑर्गेनेलिज बराबर नहीं बनी, उस पॉइंट पर भी रोक दिया जाएगा। तो दूसरा चेक पॉइंट तो ये हो गया। तो आपके हिसाब से सारे चेक पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तो लास्ट चेक पॉइंट है, इट इज द थर्ड एंड लास्ट चेक पॉइंट। इसको बोलते हैं मेटाफेज चेक पॉइंट, मेटा एनाफेज, जैसे हम लोग बोलते हैं मेटा एना चेक पॉइंट, मेटा एना चेक पॉइंट। देखिए मेटाफेज और एनाफेज के जाने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आगे आप लोग सेल साइकिल में देखेंगे कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो जो स्पिंडल फाइबर होती है यहां पर, जो स्पिंडल थ्रेड होती है, इट पासेस राइट थ्रू दिस सेंट्रोमियर पॉइंट। अगर तो ये सही से पास नहीं हो पाई है, अलाइनमेंट सही नहीं हुआ है, ठीक है, उस केस में आपका सेल साइकिल रुक जाती है। तो क्या होता है मेटा एना चेक पॉइंट में? पहला पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास कि अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर, ठीक है, नहीं हुआ है। अगर सही से अलाइन नहीं हुए हैं, तो अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर अगर नहीं हुआ है तो रोक दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा स्पिंडल एबनॉर्मलिटी, लेंथ बराबर नहीं बन रही यहां पास, स्पिंडल एबनॉर्मल है अगर, उस केस में भी सेल साइकिल स्टॉप कर दी जाती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास हो जाएगा कि जो स्पिंडल यहां से निकल रहा है, तो तुमको मालूम, देखो ये तो है सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के बीच में होता है काइनेटोकोर, तो अगर काइनेटोकोर पे नहीं फंसा तो भी दिक्कत हो जाएगी यहां पास। तो स्पिंडल अटैचमेंट, स्पिंडल अटैचमेंट एट काइनेटोकोर, अगर ये प्रॉपर नहीं है, उस केस में भी सेल साइकिल रोक दी जाती है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास हो गए, हम लोग ने चेक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक हमारा आज का है, दैट इज माइटोटिक पॉइजन्स, ठीक है। आइए 2 सेकंड रुकना, देखो तो प्यारा लिखूंगा मैं, मेरी राइटिंग देख के मेरे कायल हो जाओगे तुम लोग। देखो MITOTIC माइटोटिक, POISON पॉइजन्स। देखा क्या राइटिंग है ब्रो, वाओ। तो माइटोटिक पॉइजन हमारी हो गई हेडिंग। स्टार्ट करते हैं पहले से। देखिए माइटोटिक पॉइजन्स वो होते हैं जो कि होते हुए माइटोसिस को रोक सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला आता है एक्टिनोमाइसिन डी, एक्टिनोमाइसिन डी, ठीक है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकने के लिए यहां पास इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एजाइड्स एंड साइनाइड्स। ये केमिस्ट्री में आप लोग वैभव सर से पढ़ेंगे एजाइड्स एंड साइनाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। बट ये भी सेल साइकिल्स को इनहिबिट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है चैलोन्स। देखिए जब एक सेल हमारी बॉडी में अगर देखा जाए, तो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं ना, वो नेचुरली भी जानते हैं कि हमें कब बनना है, कब रुकना है, तो चैलोन्स रोकते हैं हमारे पास। तो चैलोन्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस, ये नेचुरल है, ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर 5 में भी दिया हुआ है। तो चैप्टर 5 में तुम लोगों का होमवर्क हो जाएगा इसे ढूंढना। इसका नाम है हमारे पास कॉल्चिसिन, COLCHICINES, कॉल्चिसिन, ठीक है। तो कॉल्चिसिन ऑटमनेल हमारे पास एक प्लांट आप लोग चैप्टर 5 में ढूंढे, कहां पे दिया, कौन सी फैमिली का मेंबर है। ये एल्कलॉइड होता है, बाय केमिकल नेचर इट इज एन एल्कलॉइड। अभी क्या होता है कि ये एल्कलॉइड सेल साइकिल को क्या कर सकता है, रोक सकता है।
कैसे रोकता है? ये डिसइंटीग्रेट कर देता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को। कब? मेटाफेज में। तो लिख दीजिए इसमें डिसइंटीग्रेट्स स्पिंडल फाइबर इन मेटाफेज। मेटाफेज में ये स्पिंडल फाइबर को रोक देता है बनने से। तो ये हमारे पास है कॉल्चिसिन, और ये आज का आपका लास्ट टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या होता है, उससे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, क्योंकि आता है कि 1024 सेल्स बनाने के लिए कितने माइटोसिस चाहिए, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।